नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो समाजवादी पार्टी जहां ब्राह्मणों को साधने में जुटी है, तो वहीं पिछड़े वोट बैंक को एकजुट रखने पर भी पूरा ध्यान लगा रही है। वाराणसी में पार्टी पिछड़े वर्ग का आज एक सम्मेलन करेगी, जिसमें पिछड़ी जातियों को संभालने पर जोर है। वहीं पार्टी 28 को सोनभद्र में, 29 को मिर्जापुर, 30 को भदोही और 1 जुलाई को प्रयागराज में सम्मेलन कर रही है। दरअसल प्रदेश का जातिगत समीकरण देखा जाए तो करीब 52% वोट बैंक पिछड़ी जाति का है, जिसमें तकरीबन 42% गैर यादव वोट बैंक है। यह वोट बैंक समय के साथ साथ अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ा रहता है। पूर्वांचल के 16 जिलों में 16% कुर्मी, 13 जिलों में करीब 10% मौर्या कुशवाहा हैं। मध्य और पश्चिम बुंदेलखंड को मिलाकर अगर देखें तो 23 जिलों में 5-10% लोध वोट है। गंगा, यमुना, गोमती सहित नदियों के किनारे बसी आबादी में करीब 6% निषाद वोट बैंक हैं। जाहिर है सभी पार्टियों का पिछड़ी जातियों पर नजर है और सवर्णों के बाद अब पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण के आधार पर बहुत ज़रूरी है कि पिछड़ी जाति को साधना, जिन्होंने भी गैर ओबीसी यानी ओबीसी और ईबीसी की अगर बात कर ली जाए, दलितों की बात कर ली जाए, सबके अपने अपने पार्ट बटे हुए हैं। सब पार्टी जितने भी पार्टियां हैं, सबने अपने कैडर बेस समीकरण के आधार पर सबने जातिगत तरीके से लोगों ने बांट रखे हैं, लेकिन हर किसी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश में बड़े सम्मेलन का आयोजन करने की तैयारी में है, यानी कि अलग अलग जिलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। और अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। निश्चित तौर पर अश्विनी, इस वक्त उत्तर प्रदेश में यानी 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होना है और हर पार्टी की नजर है एक एक जातीय समीकरण को लेकर वोट बैंक को साधने के लिए, उसे अपने पाले में लाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश सबसे पहले बसपा ने की और धीरे धीरे सभी पार्टियों ने एक अलग तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी है उन वर्गों पर जो वाकई में एक मुश्त वोट करते हैं और जो बूथ पर जाकर लड़ाई लड़ते हैं, और वो है पिछड़ी जाति। समाजवादी पार्टी की कवायद को लेकर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव 2022 का नजदीक आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण बैठालने के लिए तमाम पार्टियां एक्टिव हो गई। सबसे पहले इसकी पहल जो बसपा ने की, बसपा ने जो ब्राह्मण वोटर था उसको साधने की कोशिश की, जिसको लेकर के 23 तारीख को एक गोष्ठी अयोध्या में की गई। निश्चित तौर पर जिस तरह देखा जा रहा है कि इससे पहले 2007 में भी बसपा ने ब्राह्मणों के सहारे ही, वोट बैंक के सहारे ही अपनी जो सत्ता के गलियारे थे उन कुर्सी तक पहुंचे थे। निश्चित तौर पर आज की बात करें, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो एक सम्मेलन होने जा रहा है, जो भाईचारा सम्मेलन नाम से होने जा रहा है, जिसमें जाट मुस्लिम वोटर्स को मुख्य रूप से साधने की कोशिश हो रही है। उसके साथ ही साथ ब्राह्मण, कुर्मी, सैनी, तमाम अन्य जो हैं जातियां, उनको साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना जो कोर वोटर है उसके अलावा साथ ही साथ अन्य जो ओबीसी वोटर्स आता है उसको साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें जो 52% ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश में है, उसके साथ ही साथ जो 42% है वो गैर यादव है। हालांकि यादव वोटर्स है उसको सपा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी 42% वोटर है जिसको साधने के लिए समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गया। और गंगा किनारे की बात करें तो इस किनारे में मछुआरे जो हैं समाज के लोग हैं, निषाद के समाज के लोग हैं, बड़ी मात्रा में इनका वोट बैंक है। निश्चित तौर पर इसको साधने को लेकर के अब समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई, क्योंकि ये एक ऐसा वोट बैंक है जो जहां भी जाता है वहां पर एक साथ जाता है। अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो 16 जिले हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जहां पर 16% कुर्मी समाज का वोट बैंक है। निश्चित तौर पर यह वोट बैंक अभी ना कहीं अपना दल है या का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इसमें सेंध करना चाहती है, इसको अपनी ओर लाना चाहती है। इसके अलावा तमाम अन्य ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, वोटर्स आते हैं, जिनको साधने के लिए अब महाअभियान एक तरीके से समाजवादी पार्टी चलाने जा रही है। निश्चित तौर पर जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी 27 तारीख को एक बनारस में एक बैठक करेगी, 28 को सोनभद्र में बैठक होगी। आप बने रहे हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं।
अरविंद चतुर्वेदी जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जातीय समीकरण पर चर्चा न हो, ये हो नहीं सकता और इसलिए हर पार्टी जो है जातीय समीकरण को साधने की कोशिश शुरू हुई है। बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की और ब्राह्मण सम्मेलन के साथ साथ यानी पीछे पीछे सारी जो पार्टियां हैं उसमें कवायद शुरू कर दी है। लेकिन एक बात बहुत ही गौर करने वाली है, जहां तक पिछड़ी जाति की बात कर ली जाए, ओबीसी जिसे हम कहते हैं, समाजवादी ने एक विशेष पहल की है। क्या इफेक्ट होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से जातियों पे आधारित हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रयोग किया। उन्होंने जातिवार सम्मेलन कराए और आप देखिए कि उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जातिवार जो है पदाधिकारी नियुक्त किए, जाति के हिसाब से उन्होंने टिकट बांटे और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शानदार जीत हासिल की 2017 के विधानसभा चुनाव में। उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा योगदान था। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो तकरीबन 52% ओबीसी जातियां हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं। इसमें अगर आप देखें लोध है, इसमें कुर्मी है, उसमें निषाद है, उसमें कश्यप है, उसमें कहार है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हम इन जातियों में से थोड़ा सा भी अगर निकाल के अगर समाजवादी पार्टी को मिल गया तो वो उसके लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो मुसलमान, ब्राह्मण और दलितों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसके पास मुसलमान अपने हैं, उसके पास यादव वोटों का बड़ा जखीरा है। उसके अलावा अगर ब्राह्मण और पिछड़ा अगर उनके साथ जुड़ जाएगा तो उनको जीत से कोई नहीं रोक सकता। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम जो है अलग अलग जिलों में रखे गए हैं और इसका कन्वेनर राजपाल कश्यप जो कि एमएलसी हैं उनको बनाया गया है। छात्र जीवन की राजनीति राजपाल कश्यप ने की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूर्वांचल को साधने की जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जिलों में सम्मेलन कराने का काम उनको दिया गया है, निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि वो घर घर जाएंगे और घर घर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो सवाल ये है कि सारा फोकस जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सारा फोकस उनका जातियों पे है। बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, 2017 की समीकरण को ध्यान में रखते हैं। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर ये जो 4 पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, इन चारों आरएलडी, ये सब जो पार्टियां हैं उसमें सबके अपने अपने एक समीकरण है और सबके वोट बैंक बंधे हुए हैं जाति आधारित। समाजवादी पार्टी की, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है, यादव मुस्लिम जो फिक्स माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार आपने विधानसभा चुनाव में देखा कि बीएसपी ने बहुत सारे मुस्लिमों को टिकट दे दिया और थोड़े से वोट में सेंध लगा दिए। जहां तक बीजेपी की बात कर ली जाए तो सवर्णों को चाहे कोई भी कितना भी साध रहे, लेकिन कहा जाता है कि सवर्ण जो है वो बीजेपी के कोर वोटर के तौर पर माने जाते हैं और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार इस बात को संकेत भी दिया है कि हमें उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हालांकि शुरुआत एक अच्छी हुई है। वहीं बसपा की बात कर ली जाए, लोग कितना भी कुछ कर ले, लेकिन बसपा के जो अपने फिक्स वोटर हैं 18% या 19%, उसमें कोई भी सेंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता यह है कि कितना भी आप लाभान्वित कर दीजिए, वो जो वोट है, जो हाथी छाप जो उनको नजर में आता है, वो पूरी तरीके से वो अपना फिक्स माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि गैर ओबीसी, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 52% ओबीसी की बात कर रहे थे, जिसमें 10% को छोड़कर 42% जो ओबीसी हैं वो गैर हैं, यानी यादव के बाद जो ओबीसी हैं वो। पिछली बार आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पर ओबीसी चेहरा होगा, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये जो 42% ओबीसी की वोट हैं सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया था। क्या इस बार जो ये 42% ओबीसी है वो बहुत ही फूंक के कदम रखने जा रही है? कि केशव प्रसाद मौर्य जब अध्यक्ष बन के यहाँ पर आए थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश की गई, किस तरीके से दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला के किया और उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया जो लोग जातिगत समीकरण में फिट हो रहे थे। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कहा यह जा रहा है कि भाई ब्राह्मण को लेकर देखिए सारे दल जो है माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शांत है, उनको लगता है कि नहीं ब्राह्मण तो उनके साथ है। आप देखिए परशुराम के मूर्ति लगाने का अभियान किसने चलाया? समाजवादी पार्टी ने। आप देखिए सतीश मिश्रा ने किस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, वो भी कहां से? अयोध्या से। तो ये सारी चीजें इस बात को फोकस करना चाहती है कि जो 13% का जो वोट है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये वोट बैंक जिस तरफ भी जाएगा वो बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा।
आपको याद होगा कि 2006-7 में जब मायावती ने जी और अरविंद जी, राज्यपाल कश्यप जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुप रहो। राज्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। वोट बैंक को लेकर चर्चा हो रही है, आपने भी शुरुआत की है, चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर हो या फिर ओबीसी वोटर को साधने की जुगत हो। क्या तैयारी है आपकी, क्या करने जा रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं तो पूर्वांचल के दौरे पे हूँ। हाँ, और लगभग 5 जिले दौरा करके आया हूँ। आज प्रयागराज में हूँ। हाँ जी। और सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, आज प्रयागराज में वहां पे हमें पिछड़े लामबंद हो रहे हैं, पिछड़े दलित लामबंद हो रहे हैं। और अब प्रयागराज नहीं, सॉरी, बनारसी में है और प्रयागराज तक कार्यक्रम है हमारा। इसके बाद में वाराणसी से कल सोनभद्र रहेगा, फिर मिर्जापुर रहेगा, फिर भदोही रहेगा, फिर प्रयागराज रहेगा। आज वाराणसी में हूँ और जिस तरीके से पिछड़े दलित शोषित वंचितों को इस बीजेपी सरकार ने परेशान किया है, उनके हक अधिकार छीने हैं, निश्चित तौर पे सब परेशान हैं, क्योंकि आरक्षण खत्म हो रहा है। और अब तो यहाँ तक अघोषित इमरजेंसी लग गई उत्तर प्रदेश में। दलित पिछड़े अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि भी नहीं मना सकते। वीरांगना फूलन देवी की 25 तारीख को पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और गाजीपुर में हमारा कार्यक्रम था, जहां पे बीजेपी के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने टेंट पंडाल माइक तक उखड़वा दिया और माल्यार्पण तक करने के लिए लाठियां चलवाने का काम किया। ये प्रशासन कर रहा है। अब तो बताइए, और महापुरुषों के नाम पे जितने भी दलित बैकवर्ड के महापुरुष है, उनकी छुट्टी कैंसिल करना, माननीय अखिलेश यादव जी के, मनोहर लाल जी की, निषाद जी की मूर्ति का अनावरण करने गए उन्नाव, तो परमिशन ही नहीं दिया। बताइए ये क्या है? उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी है और दलित पिछड़ों के हक अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं, आरक्षण घोटाले किए जा रहे हैं। आप बताइए, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में एक जात के लोगों को 11 प्रोफेसर बना दिया 15 वैकेंसी में से। आरक्षण 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 69,000 की शिक्षकों में आरक्षण का घोटाला कर दिया। कश्यप जी, और ठीक है, आपकी कवायद ठीक है। आप कह रहे हैं कि जितने भी पिछड़े जातियां हैं, ओबीसी हो या फिर दलित हो, सभी लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ मैगजीन एडिटर हमारे जुड़े हुए हैं अरविंद जी। अरविंद जी, आप भी सवाल पूछना चाहते हैं राज्यपाल कश्यप जी से? राज्यपाल जी, आप कह रहे हैं कि फूलन देवी का आपको मूर्ति नहीं लगाने दिया गया, उनको माल्यार्पण नहीं करने दिया गया। इधर वीवीआईपी पार्टी के साहनी साहब, मुकेश साहनी भी कह रहे हैं कि भाई हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। इधर राजभर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई हम अभियान चला रहे हैं, वो तो हमारी नेता हैं। इधर आपके निषाद पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो हमारी नेता है। पहले सवाल ये तो तय हो जाए कि वो किसकी नेता है फूलन देवी? फूलन देवी किसी जात की नेता नहीं है, महिला क्रांति लोगों है। ने बना तो दिया, उन्होंने पूरे देश लोगों ने दुनिया बना को तो दिया, दिखाने का काम किया कि अन्याय मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने उनको लड़ाई जाति लड़ी। का और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जाति का नेता बना दिया, भारत के पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। वो पूरे देश की महिला के प्रतीक है अन्याय अत्याचार की। वो किसी जाति और धर्म से नहीं है, वो महिलाओं जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो महिलाओं की शक्ति के प्रतीक है, लेकिन पार्टियों ने उनको जाति का नेता बना दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो शक्ति क्यों की जाति का नेता बना रहे हैं आप लोग? नहीं, जाति का नेता नहीं, वो शक्ति की प्रतीक है। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं दलित की और बैकवर्डों की। राज्यपाल जी मुझे ये बताइए, राज्यपाल जी मेरी बात सुनिए, राज्यपाल जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कहार, गुड़िया, माली, मझवार, प्रजापति, राजभर, इनका आरक्षण छीनने का काम बीजेपी ने किया। भाई कांग्रेस ने कल बड़ा सवाल उठा दिया कि भाई गायत्री प्रजापति इतने दिन से कैद में है, आप लोगों ने उनको छुड़ाने का काम नहीं किया और आप प्रजापति की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रजापतियों के हक और अधिकार आरक्षण छीनने का काम किया है और निषादों के आरक्षण छीनने का काम किया, बिंदों का, राजभरों का, और भी आरक्षण घोटाले हो रहे लगातार। आप बताइए, हम लोगों की मांग है जाति जनगणना हो। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे, जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दिया जाए। और राज्यपाल कश्यप जी, भर्ती बंद हो, जो आईएएस बिना परीक्षा के बनाए जा रहे। गांव गरीब किसान का बेटा कब आईएएस बनेगा? अब उद्योगपतियों के बेटे बनेंगे और उसमें भी आरक्षण लागू नहीं है। ये सब मुद्दे हैं। निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो। बिल्कुल राज्यपाल कश्यप जी, इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। यादवों की सरकार है,
लेकिन अब हम पूरे प्रदेश में ढूंढते घूम रहे हैं, मौर्य का बेटा कहाँ कप्तान है, निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है। जी आप बताओ ना, चलिए, निषाद राजपाल का बेटा कश्यप जी कहाँ कलेक्टर आप बने है? रहे हमारे पाल का साथ। बेटा हरीश कहाँ है? श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। राजपाल कश्यप जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस सरकार में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो सब लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जनता के पास, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के पास सभी राजनीतिक दलों की कुंडली है। वो ये अच्छी तरह से जानती है जी कि जंगल राज और अराजकता किसके राज में थी, लूट और भ्रष्टाचार किसके राज में था। तो उसको ये बखूबी पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल कश्यप जी ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता है, लेकिन अब चूंकि जिस पार्टी में है उसका कार्यशैली और जो रीति नीति है वो पूरी प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता ये जात पात के खांचे की राजनीति करने वालों के साथ नहीं होने वाली है। ये आज इनको बुद्धिजीवी सम्मेलन की याद आई जब चुनाव निकट आ गया। लेकिन सवाल ये है कि आप भी तो वही कर रहे हैं ना। नहीं, ये गुड़ा गणित पहले भी अखिलेश जी ने किया था और उसी गुड़ा गणित के हरीश जी आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो बाकी पार्टियां कर रही है। आपने भी तो ऐलान किया है कि जो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। नहीं, हमारी पार्टी का एक अलग वो, हम तो सबको लेके चलते हैं ना। तो हम तो वो पिछड़े हों, वो दलित हों, वो अगड़े हों, या बुद्धिजीवी हों, साहित्यकार हों, वो खेल कूद से जुड़े लोग हों, तो कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हों, हम तो महिला हों, कामगार हों, प्रोफेशनल्स हों, वकील हों, हम तो सबके लिए अलग अलग से सबके साथ संवाद करते हैं, सबके सुझाव लेते हैं और उन सुझावों को लोक कल्याणार्थ इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। नहीं वो ठीक है, अब सभी पार्टियां यही बात कह रही है, भली वो जातीय आधारित सम्मेलन करे, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन लास्ट में सब यही कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, सारे जातियां हमारे साथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन देखिए, आखिर एमओआई समीकरण का पहचान किसकी थी? और आप सपा को ले लीजिए तो एमओआई से समीकरण पे काम करता है, तो जगजाहिर बात है। आप बसपा को ले लीजिए, राजपाल जी भी बने हुए हैं, वो सुन रहे हैं आपको, वो जवाब देना चाहेंगे इसमें? वो बिल्कुल जवाब दें, मैं जवाब उनका जवाब करने के तैयार, उनको जवाब भी देने के तैयार हूँ। जी राजपाल जी, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही एक जातीय समीकरण पे काम करती रही, लेकिन अब ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया कि जात पाती धड़ों के लिए काम करने वाले लोग देश के हितैषी नहीं है, ये विकास नहीं कर सकते, ये सुशासन नहीं दे सकते। इसलिए 2014, 17, 19 में इनके जातीय गुड़े गणित को खारिज करने का काम देश की सम्मानित जनता ने किया, वो सम्मानित जनता ने किया और पुनः करेगी। आखिर उसी जातीय गुड़ा गणित में तो 19 के चुनाव में अखिलेश जी और मायावती जी, तो उनके भी 36 के आंकड़े थे, वो 63 बने थे, लेकिन जनता ने उनको क्या फैसला सुनाया? ठीक यही होने वाला है 2022 के चुनाव में। जी जनता इन सभी दलों को इनकी बैलेंस शीट निकाल के दे देगी। अभी बड़ी बड़ी बातें करना अलग की बात है। बिल्कुल हरीश जी आप बने रहे, राजपाल कश्यप जी से जवाब ले लेते हैं। राजपाल कश्यप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ जी। हरीश जी का सीधे सीधे ये कहना है कि जाति और धर्म पर राजनीति करने वाले पार्टी को जनता पहले ही बर्खास्त कर चुकी है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2022 उसमें भी यही हालत होने वाले हैं। यानी जाति और धर्म की राजनीति सिर्फ समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये करती है, बीजेपी नहीं करती है। हरीश जी का ये कहना है। ये ऐसा है, जब ये 15 में 11 एक जात के प्रोफेसरों की भर्ती कर दें, EWS कोटे में मंत्री अपने भाई को प्रोफेसर बना दें, तो वो आरक्षण घोटाला नहीं है, जातिवाद नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति वर्ग धर्मों का, आप मंत्रिमंडल देखिए, उनके विकास की योजनाएं देखिए, सभी जाति वर्ग धर्मों का काम करने का काम किया। और साथ ही साथ में ये जनता ने तो सीधा संदेश पंचायत चुनाव दे दिया और प्रधान BDC जिला पंचायत सदस्य भारी संख्या में जीत के आए समाजवादी पार्टी के।
और बौखलाई हुई बीजेपी ने कलेक्टर और कप्तान और कोतवाल के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष पदों को लूटने का काम किया। योगी राज नहीं, ये लूट तंत्र है। ये लोकतंत्र में योगी राज का लूट तंत्र है और इस लूट तंत्र को जनता देख रही है और 2022 में जवाब देगी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के। जनता ने तो सीधा संदेश दे दिया और बीजेपी के लोग कहां पन्ना प्रभारी चले गए, कहां बूथ प्रभारी चले गए, कहां मंत्रिमंडल इनका चला गया था। एक एक पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी और पता नहीं कितने प्रभारी बना दिए थे। जनता का जब जनसैलाब चलता बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इनके भी घमंड को ठीक करने का काम जनता करेगी 2022 में। ये हमको बताएंगे जातिवादी और दलित, पिछड़े, शोषित। अरे क्यों नहीं नीट में आप लागू करवा दो, ये बैकवर्ड के लड़के बन जाए डॉक्टर। क्यों आप आरक्षण नहीं, मंडल कमीशन की सिफारिशें क्यों नहीं लागू कर रहे? आप बताओ ना, पंचायतों में भी अगर आरक्षण मिल रहा, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। पिछड़ों को अगर आरक्षण मिल रहा तो मंडल कमीशन की सिफारिशें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो पिछड़ों के वोट को, मैंने नहीं कहा लोकतंत्र में लूट तंत्र, वोटों को लूटा। लोग लुभावन ने भाषण दिए, सपने दिखाए। आज तो कुछ नहीं हो रहा। निषादों का आरक्षण आज तक नहीं लागू किया। बताओ, ये सपना दिखाते थे। निषाद जयंती छुट्टी कैंसिल कर दी, महारिषि कैंसिल कर दी। आज तो फूलन देवी की पुण्यतिथि नहीं मनाने दे रहे। तो ये इस तरीके का ये दलित और बैकवर्ड और आदिवासी विरोधी लोग हैं और इनको सब लामबंद हो गया। मैं तो पूर्वांचल के दौरे पे निकला हूँ, आप देख रहे होंगे जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पे निकला है। दलित, पिछड़े और आदिवासी सब लामबंद होकर इनको हराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जब माननीय अखिलेश यादव जी निकलेंगे तो आप देख रहा कितना जनसैलाब सफाया करते हुए चले जाएंगे। जनता इंतजार कर रही है, बीजेपी के नेताओं को ढूंढ ढूंढ के हराएगी। जी हरीश जी, राजभर कश्यप को सुन रहे थे ना आप? योगी जी ने जी उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण तंत्र को साकार करने का काम किया है। ये जो संभाषण है आदरणीय कश्यप जी का, इसी तरीके का संभाषण ये लोग 2017 चुनाव पहले भी करते थे और 2019 चुनाव पहले भी करते थे। ऐसा लगता था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और के प्रवक्ता, बसपा प्रवक्ता उस पे डिबेट पे आते थे तो लगता था कि ये लोग 400 में से 500 सीटें जीतेगी। लेकिन जनता को, मैंने जैसा पहले आपसे बताया कि सबकी बैलेंस शीट जनता के पास है, सबकी कुंडली जनता के पास है। वो बखूबी जानती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। योगी राज में योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। लोक कल्याण को साकार करना उनका संकल्प है और उन्होंने 4.5 साल में इसको करके दिखाया है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन जनता तो बहुत महीन छलनी से छानती है चीजों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। निश्चित तौर पर सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर सभी पार्टियां जो है कवायद कर रही है जातियों को साधने के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की राजनीति कब होगी। फिलहाल इतना ही।